गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपने चैप्टर नंबर 5 फ्रॉम सप्लीमेंट्री गोलू ग्रोज अ नोज को आज शुरू करने जा रहे हैं। हम लोगों ने अपने आसपास, वैसे ये एक हाइपोथेटिकल का मतलब होता है एक बनावटी कहानी। ये एक हाइपोथेटिकल कहानी है जिसमें बताया गया है कि हाथी की सूंड कैसे बन गई। हालांकि हम सभी जानते हैं कि हमारी बायोलॉजी में अलग अलग तरह के एवोल्यूशंस होते रहते हैं। इन एवोल्यूशंस में जैसे जिराफ की गर्दन या व्हेल मछली का लंग्स बड़ा होना या हाथी की नाक बड़ी होनी, ये सब चीज़ें शामिल हैं। लेकिन बच्चों को सिखाने के लिए या बच्चों के मनोरंजन के लिए एक कहानी के रूप में इसको प्रेजेंट किया गया है जिसका नाम है गोलू ग्रोज अ नोज। गोलू यहाँ एक छोटे से हाथी का नाम है और यहाँ हम देखेंगे कि गोलू की नाक बड़ी कैसे हो गई। शुरू करते हैं। देयर वॉज अ टाइम व्हेन द एलिफेंट हैड नो ट्रंक। ये उस समय की बात है जब एलिफेंट्स की सूंड नहीं हुआ करती थी। गोलू अ बेबी एलिफेंट वॉज अ ह्यूज बल्जी नोज इज फुल ऑफ क्वेश्चंस। एक हाथी का बच्चा है जिसका नाम है गोलू और उसका एक बल्जी नोज है। बल्जी बोले तो थुलथुला सा, बड़ा सा, और उसका दिमाग जो है फुल ऑफ क्वेश्चंस। उसके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस हमेशा घूमते रहते हैं। आप में से भी कुछ लोग होंगे जिनके दिमाग में बहुत से क्वेश्चंस घूमते होंगे। ऐसा क्यों होता है, वैसा क्यों होता है, ये क्यों नहीं होता, वो क्यों नहीं होता, बहुत से क्वेश्चंस होते हैं। यहाँ गोलू भी, हमारे जो बेबी एलिफेंट है, इसके दिमाग में भी बहुत सारे क्वेश्चंस चलते रहते हैं। He goes to Limpopo River to find out more about crocodiles eating habits। और अपने इसी उत्सुकता को पूरा करने के लिए एक दिन गोलू पहुंचता है लिम्पोपो रिवर में, जहां पे उसकी मन की जिज्ञासा थी कि क्रोकोडाइल खाना क्या खाते हैं। ये जानने की उसकी इच्छा थी, तो वो देखने के लिए पहुंचता है लिम्पोपो रिवर में। टेक्स्ट शुरू करते हैं। Long, long ago, the elephant had no trunk. He had only a bulgy nose as big as boot. He could wiggle it from side to side, but could not pick up things with it. ये बहुत बहुत पुरानी बात है जब एलिफेंट्स की कोई सूंड नहीं हुआ करती थी और उनकी एक बड़ी सी थुलथुली सी नाक होती थी। हालांकि ये नाक एक साइड से दूसरी साइड तक हिल सकती थी, लेकिन ये इनसे कोई चीज़ उठा नहीं सकती थी। और इसका साइज़ क्या होता था? जस्ट लाइक अ बूट, यानी आपके जूते के बराबर। ये देखिए नीचे डायग्राम में आपको दिख रहा है, यहाँ पे इसका नाक कैसा है? छोटा सा नाक है, बड़ा सा बाहर निकला हुआ थुलथुला सा, पर इससे वो कोई चीज़ उठा नहीं सकता, बस थोड़ा बहुत हिल सकता है ये। There was a baby elephant called गोलू। यहाँ पे शुरू करते हैं। एक छोटा सा हाथी का बच्चा है जिसका नाम है गोलू। He too had no trunk but only a bulgy nose as small as a small boot। ये जो गोलू था इसकी भी सूंड नहीं थी और इसका भी बल्जी नोज था और इतना बड़ा जैसे कि एक स्मॉल बूट, छोटे से जूते के बराबर। ऑब्वियसली छोटा हाथी है तो छोटे से जूते के बराबर, बड़ा हाथी होता बड़े जूते के बराबर इसकी नाक होती। गोलू वॉज फुल ऑफ क्वेश्चंस। गोलू के दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन थे। He asked his tall aunt, the ostrich, why don't you ever fly like other birds? अब दिमाग में क्वेश्चंस हैं, जो कोई भी उससे मिलता वो उससे अलग अलग सवाल पूछता। जैसे उसने अपनी आंटी ऑस्ट्रिच से पूछा। अब यहाँ पे एक थोड़ा सा क्वेश्चन शायद आपके दिमाग में आ रहा हो कि हाथी की आंटी ऑस्ट्रिच कैसे हो सकती है? ये अड़ोस पड़ोस का मामला है। जैसे आप भी देखते होंगे आपके आसपास में जितनी भी लेडीज़ हैं उन सबको आप क्या कहते हैं? आंटी, अंकल कहते हैं। अगर बड़े हैं तो उनको क्या बोलते हैं? ताऊ ताई बोलते हैं। छोटे हैं, आपकी उम्र के हैं तो भाई बहन बोलते हैं। छोटे हैं तो छोटा बउआ कह देते हैं। इसी प्रकार से इस जंगल में रहने वाले जो भी यहाँ पे जानवर हैं इनको यहाँ पे अंकल, आंटी इस नाम से संबोधित किया गया है। तो यहाँ पे गोलू अपनी ऑस्ट्रिच आंटी से पूछता है कि वाई डोंट यू एवर फ्लाई लाइक अदर बर्ड्स? आप दूसरी चिड़ियों की तरह उड़ती क्यों नहीं हो? देन ही आस्क्ड हिज टॉल अंकल द जिराफ, व्हाट मेक्स योर स्किन सो स्पॉटी? अपने लंबे से जिराफ अंकल से पूछता है कि अंकल बताइए आपकी स्किन में इतने सारे स्पॉट्स क्यों हैं? ही आस्क्ड हिज ह्यूज अंकल द हिप्पोपोटामस। हिप्पोपोटामस से पूछते हैं वाई आर योर आइज ऑलवेज सो रेड? आपकी आंखें हमेशा लाल क्यों रहती हैं?
He asked his hairy uncle baboon, why do melons taste like melons? बबून से पूछते हैं, बबून्स क्या होते हैं? एक तरह के बंदर होते हैं। तो बबून से पूछते हैं कि आप बताइए कि जो मेलन्स होते हैं वो मेलन्स की तरह ही क्यों लगते हैं, उनका टेस्ट जो है एप्पल की तरह क्यों नहीं होता? The ostrich, the giraffe, the hippopotamus and the baboon had no answers to Golu's questions. अब ये जो आपके ऑस्ट्रिच हैं, जिराफ है, हिप्पोपोटामस है, बबून है, इनके पास गोलू के इन क्वेश्चंस का कोई जवाब नहीं, क्योंकि ऐसे बेतुके सवालों की कोई जवाब होते ही नहीं है। हाँ, साइंटिफिकली हम लोग अब साइंस पढ़ते तो हम बता सकते हैं ऐसा क्यों होता है, पर अगर हम बात करें उस ज़माने की जब जानवर आपस में बातें करते थे, ये एक हाइपोथेटिकल स्टोरी है, तो इसमें भी हम देख सकते हैं कि इन लोगों के पास ऐसे सवालों का जवाब नहीं था। गोलू इज़ अ नॉटी बेबी, दे सेड। ये आर सच डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस। आपस में वो अक्सर कहते हैं कि गोलू बहुत ही शैतान बच्चा है भाई, ये बहुत मुश्किल सवाल पूछा करता है। One day Golu met the myna bird sitting in the middle of a bush and he asked her, "What does the crocodile have for dinner?" एक दिन गोलू की मुलाकात होती है एक मैना से। मैना आप लोगों ने देखा होगा, घर के आसपास अक्सर आपको दिखेगी, ब्राउन कलर की होती है। तो मैना से पूछता है, जो कि झाड़ियों पे बैठी हुई थी, उसे पूछती है, ये हमारा बेबी एलिफेंट पूछता है गोलू कि व्हाट डज क्रोकोडाइल हैव फॉर डिनर? क्रोकोडाइल्स डिनर में क्या खाते हैं? द मैना सेड, गो टू द बैंक्स ऑफ द ग्रेट ग्रासी लिम्पोपो रिवर एंड फाइंड आउट। अब मैना भी उनकी बातों से, गोलू की हरकतों से परिचित है, तो उसने बात को टालने के लिए कह दिया कि ऐसा करो कि वो जो बड़ा सा नदी है लिम्पोपो रिवर, उसके किनारे पे चले जाओ और वहाँ जाके खुद ढूंढ लो कि क्रोकोडाइल्स क्या खाते हैं। गोलू वेंट होम, ही टुक 100 sugar canes, 50 dozen bananas and 25 melons। अब गोलू अपने वहाँ जाने की यात्रा प्रारंभ करने के लिए क्या करता है? घर पहुँचता है और रास्ते में खाने के लिए अपना सामान इकट्ठा कर रहा है। क्या क्या लेके चल पड़ता है वो? 100 sugar canes यानी गन्ने, 50 डजन बनाना। 50 डजन कितने हो गए? एक डजन में कितने बनाना? 12। और 50 डजन का मतलब 50 × 12। अब आप काउंट करके रखिएगा कितने बनाना हो गए। एंड 25 मेलन्स अपने साथ वो लेता है और चल पड़ता है। Then he said to his family, "Goodbye, I'm going to the great grassy Limpopo river." और घर वालों को बाय बाय करके चल पड़ता है कि मैं जा रहा हूँ ग्रेट ग्रासी लिम्पोपो रिवर के किनारे। I will find out what the crocodile has for dinner। और मैं क्यों जा रहा हूँ? मैं जा रहा हूँ पता करने के लिए कि क्रोकोडाइल्स डिनर में क्या खाते हैं। He had never seen a crocodile and didn't know what one looked like। अब इस गोलू ने कभी क्रोकोडाइल तो देखा नहीं था, तो इसको ये भी पता नहीं था कि क्रोकोडाइल दिखते कैसे। जैसे अगर आपसे कहा जाए कि एक ऐसा जानवर है, वो ऐसा दिखता है, वैसा दिखता है, तो आप शायद उस जानवर को पहचान लेंगे। पर जिस जानवर को आपने कभी देखा ही नहीं है, आप उसको पहचानेंगे कैसे? सिर्फ उसका नाम ही जानते हैं। यहाँ गोलू के साथ ऐसे ही, उसने सिर्फ क्रोकोडाइल का नाम सुना है लेकिन कभी देखा नहीं कि वो कैसा दिखता है। He met a python and asked him। रास्ते में उसको एक अजगर मिलता है, तो वो उससे पूछता है, Have you ever seen a crocodile? What does he look like? What does he have for dinner? अब उससे भी ऐसे ही सवाल पूछता है, 3 सवाल। क्या 3 सवाल हैं? सॉरी। पहला सवाल है कि क्या आपने कभी क्रोकोडाइल देखा है? दूसरा सवाल कि हाउ डज ही लुक लाइक, वो कैसा दिखता है? और तीसरा सवाल व्हाट डज ही हैव फॉर डिनर, वो डिनर में क्या खाता है? द पाइथन अनकॉइल्ड हिमसेल्फ फ्रॉम द ब्रांच ऑफ अ ट्री बट सेड नथिंग। गोलू पोलाइटली हेल्प्ड हिम टू कॉइल अराउंड द ब्रांच अगेन एंड सेड गुड बाय टू हिम। अब पाइथन जो है वो अपने आप को जो लपेट करके ब्रांच के ऊपर लिपटा हुआ बैठा हुआ था, उसने अपने आप को वहाँ से निकाल के नीचे सीधा किया और गोलू ने क्या किया? वापस उसको ब्रांच के ऊपर लपेट दिया और उसको कहता है गुड बाय।
और गुड बाय के बाद उसने क्या किया, उसको वहाँ से आगे की ओर निकल पड़ता है। उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे अब देखते हैं, यहाँ से हमारा फर्स्ट पार्ट फिनिश होता है। इसके सेकंड पार्ट को देखते हैं कि सेकंड पार्ट में हम यहाँ देख सकते हैं कि गोलू के आगे की यात्रा कैसी हो रही है, आगे वो क्या करेगा, उसके ऊपर बात करेंगे। तो गोलू मीट्स द क्रोकोडाइल फेस टू फेस। अब यहाँ पे क्रोकोडाइल से गोलू की मुलाकात होती है। ही गेट्स द पाइथन्स हेल्प व्हेन ही नीड्स इट मोस्ट। और बिल्कुल सही समय पे पाइथन ने उसकी आके हेल्प भी की। गोलू ग्रोज अ लॉन्ग एंड यूजफुल नोज। और इसी दौरान गोलू की लंबी और यूजफुल नाक भी उग जाती है। कैसे, देखते हैं। गोलू मूव्ड ऑन ईटिंग शुगर केन्स, बनानास एंड मेलन्स। अब गोलू आगे की ओर बढ़ चलता है। रास्ते में वो शुगर केन्स खा रहा है, बनानास खा रहा है, मेलन्स खा रहा है। आफ्टर ए फ्यू डेज ही रीच द वेरी एज ऑफ द ग्रेट ग्रासी लिम्पोपो रिवर। और कुछ दिनों की यात्रा के बाद आखिरकार वो पहुंच जाता है कहाँ, ग्रेट ग्रासी लिम्पोपो रिवर पे। ऑन द बैंक ऑफ द रिवर ही सॉ अ लॉग ऑफ वुड। अब किनारे पे जब पहुंचता है रिवर के तो उसको दिखता है एक बड़ा सा लकड़ी का लट्ठा पड़ा हुआ है। लट्ठा समझते हैं, वो तने की तरह लकड़ी का तना जैसा पड़ा हुआ है। इट वॉज रियली द क्रोकोडाइल हु विंक्ड एट हिम। और एक्चुअली में वो क्या था, वो एक क्रोकोडाइल था जो उसको देख करके झपकियाँ ले रहा था। एक्सक्यूज मी सेड गोलू, हैव यू एवर सीन अ क्रोकोडाइल। अब गोलू से कहता है, माफ़ कीजिएगा, क्या आपने कभी कोई क्रोकोडाइल देखा है। द क्रोकोडाइल विंकल्ड अगेन एंड लिफ्टेड हाफ हिज टेल आउट ऑफ द मड। क्रोकोडाइल ने फिर अपनी पूंछ उठाई और कहता है, कम हेयर लिटिल वन, वाई डू यू आस्क सच क्वेश्चंस। उससे पूछता है, ओए छोटे बच्चे इधर आओ, तुम ये सवाल क्यों पूछ रहे हो। आई वॉन्ट टू नो। अब गोलू कहता है, मैं जानना चाहता हूँ। ये डॉट डॉट का मतलब अपनी सेंटेंस को वो इनकम्प्लीट है। कम क्लोज लिटिल वन फॉर आई एम द क्रोकोडाइल। अब वो पूछता है, वो क्रोकोडाइल कहता है कि मेरे बच्चे नज़दीक आओ, मैं ही क्रोकोडाइल हूँ। एंड ही शेयर्ड क्रोकोडाइल्स टीयर्स टू शो इट वॉज क्वाइट ट्रू। और उसके बाद उसने अपनी आंखों से कुछ आंसू निकाल के दिखाए, ये बताने के लिए कि मैं ही सच में मगरमच्छ हूँ। अब ये क्रोकोडाइल टीयर क्या, आप लोग हिंदी में पढ़ते होंगे कि कहते हैं मगरमच्छ के आंसू या घड़ियाली आंसू, यानी नकली आंसू। तो यहाँ भी क्रोकोडाइल्स भी अपने आप को प्रूव करने के लिए कि मैं ही क्रोकोडाइल हूँ, उसने अपनी आंखों से कुछ आंसू निकाले। गोलू वॉज अफ्रेड बट ही सैट डाउन ऑन द बैंक एंड सेड, यू आर द वेरी पर्सन आई वॉज लुकिंग फॉर, प्लीज टेल मी वॉट यू हैव फॉर डिनर। अब गोलू डर तो जाता है, लेकिन किनारे में बैठ करके बोलता है कि तुम ही हो जिसको मैं इतनी देर से ढूंढ रहा था, तो प्लीज़ बताओ कि तुम डिनर में क्या खाते हो। कम हियर लिटिल वन एंड आई विल विस्पर द आंसर टू यू सेड द क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल कहता है, छोटे बच्चे इधर आओ, मैं जोर से नहीं बताऊंगा, तुम्हारे कान में फुसफुसा के बताऊंगा। गोलू पुट हिज हेड डाउन क्लोज द क्रोकोडाइल स्नाउट एंड द क्रोकोडाइल कॉट हिम बाय द नोज। अब बेचारा छोटा बच्चा गोलू वो उसकी तरफ झुक करके जाता है कि हाँ कान में बता दो, लेकिन जैसे ही वो जाता है क्रोकोडाइल अपने स्नाउट मतलब अपने थूथने से, थूथना यानी मुंह का आगे वाला पार्ट, अपने स्नाउट से वो गोलू की नाक पकड़ लेता है। आई थिंक सेड द क्रोकोडाइल टुडे अ बेबी एलिफेंट विल बी माई डिनर। और कहता है आज लगता है कि मेरा डिनर जो है एक छोटा हाथी होगा। लेट मी गो, यू आर हर्टिंग मी मिस्टर क्रोकोडाइल स्क्रीम गोलू। अब गोलू छोटा बच्चा वो चिल्लाने लगता है कि प्लीज़ मुझे जाने दो मिस्टर क्रोकोडाइल, मुझे दर्द हो रहा है, यू आर हर्टिंग मी। द पाइथन हु हैड बीन क्वाइटली फॉलोइंग गोलू केम टू द बैंक एंड सेड। अब उधर जो रास्ते में उसको पाइथन मिला था वो गोलू का चुपचाप से पीछा कर रहा था और अब वो भी वहाँ पहुँच गया था। If you do not pull as hard as you can, the crocodile will drag you into the stream. और पाइथन ने कहा कि जितनी ताकत लगा सकते हो खींचो अपने आप को पीछे, नहीं तो क्रोकोडाइल तुमको
पानी में खींचकर ले जाएगा। गोलू sat back on his little haunches and pulled. अब गोलू अपने पैरों के बल बैठ जाता है और खींचता है जितना खींच सकता है। The crocodile slipped into the water, making it all creamy with great sweeps of his tail, and he also pulled. और उधर क्रोकोडाइल जो है वो अपने पैरों से कीचड़ को और ज़्यादा क्रीमी सान रहा है और अपने आप को वो कीचड़ की ओर खींच रहा है, यानी दोनों लोग अपने आप को बचाने की कोशिश करें। क्रोकोडाइल उसको पानी में खींच रहा है और गोलू उसको पानी से अपने आप को बाहर खींच रहा है, यानी खींचम खींची चल रही है। Then the python coiled himself round Golu's stomach and said, "Let's pull harder." और तभी पाइथन ने क्या किया, गोलू को उसकी पेट से पकड़ लिया और दोनों मिलकर खींचने लगे। Let's pull harder, चलो जोर से खींचे। गोलू dug his in all his four legs in the mud and pulled. अब गोलू के चारों पैर कीचड़ में धंस जाते हैं और वो जोर से खींचता है। The nose kept on stretching, और नाक खींचती चली जा रही, क्योंकि उधर क्रोकोडाइल ने नाक पकड़ रखी है, इधर गोलू पीछे खींच रहा है, तो नाक क्या हो रही है, खींचती जा रही है। At each pull the nose grew longer and longer and it hurt गोलू, और हर एक बार प्रयास में वो नाक और लंबी होती जा रही है और गोलू को दर्द भी बहुत हो रहा है। The nose was now 5 feet long, but it was free at last. और अब गोलू की नाक 5 फीट लंबी हो चुकी है, लेकिन आखिरकार उसकी जान बच गई। गोलू sat down with his nose wrapped up in the big banana leaf and hung it in the great grassy Limpopo river to cool. अब नाक में जलन भी हो रही है, तो उसने क्या किया, बड़े से बनाना के पत्ते में अपनी सूंड को लपेटा और लिम्पोपो रिवर में डाल करके बैठ गया कि कुछ जलन कम हो जाए। गोलू sat there for 2 days waiting his nose to cool down. और गोलू उस लिम्पोपो रिवर पे 2 दिन तक इंतजार करता रहा to cool and shrink, उसकी नाक ठंडी हो जाए और वापस से सिकुड़ के छोटी हो जाए। It grew cool but did not shrink. नाक ठंडी तो हो गई पर छोटी नहीं हुई। At the end of the second day, a fly came and stung Golu on the shoulder. अब 2 दिन बीतने के बाद अचानक एक मक्खी उड़ते हुए आई और गोलू के कंधे पे बैठ जाती है। गोलू lifted his long nose, that is trunk, and with it hit the fly dead. गोलू ने अपनी नाक उठाई और घुमा करके मारा और वो फ्लाई मर गई। एडवांटेज नंबर 1, हिज द पाइथन। अब जो पाइथन है वो वहाँ बोलता है, देखो देखो फर्स्ट एडवांटेज क्या है, यू कुड हैव डन इट, सर यू कुडंट हैव डन इट विद स्मॉल नोज, ट्राई एंड ईट अ लिटिल नाउ। कहता है कि एडवांटेज नंबर 1, आप अपनी नोज से क्या कर सकते हो, मच्छर मक्खियों को उड़ा सकते हो। और उसको क्या कहता है, अपनी छोटी नाक से तुम ऐसा नहीं कर पाते, चलो नाउ ट्राई एंड ईट अ लिटिल नाउ, कुछ कोशिश करो कुछ उठा करके खाने की। गोलू पुट आउट हिज ट्रंक एंड प्लग द लार्ज बंडल ऑफ ग्रास। गोलू ने अपनी सूंड उठाई और घास को पकड़ करके अपने मुंह में डाल लिया। इट डस्टेड इट अगेंस्ट हिज फोर लेग्स एंड स्टफ्ड इट इनटू हिज माउथ। और सूंड से उस घास को पकड़ के पहले अपने पैरों में पटका, उसकी धूल झड़ गई और उस घास को उठाकर मुंह में डाल लिया। एडवांटेज नंबर 2, हिज द पाइथन। पाइथन फिर बोलता है, हाँ देखो सेकेंड एडवांटेज भी मिल गया, आप इस सूंड से क्या कर सकते हो, खाना खा सकते हो। यू कुडंट हैव डन इट विद स्मॉल नोज। डोंट यू थिंक द सन इज टू हॉट नाउ। अब कहते हैं कि तुम्हें नहीं लगता कि सूरज बहुत गर्म हो रहा है। गोलू स्कूप्ड अप सम मड फ्रॉम द बैंक एंड स्लैप्ड इट ऑन हिज हेड। गोलू ने अपने उस ट्रंक में से कुछ कीचड़ उठाया और अपने सिर पर लगा लिया। एडवांटेज नंबर 3, हिज द पाइथन, यू कुडंट हैव डन इट विद स्मॉल नोज। पाइथन बोलता है, देखो तीसरा एडवांटेज भी मिल गया, अगर छोटी नाक होती तो ये भी नहीं कर पाते। थैंक यू मिस्टर पाइथन, सेड गोलू ग्रेटफुली, आई विल रिमेंबर ऑल दिस एंड नाउ आई विल गो बैक टू माई फैमिली। और गोलू अब कहता है, थैंक यू पाइथन, आपने मुझे 3 बड़े बड़े एडवांटेजेस बताए, अब मैं वापस जाऊंगा अपनी फैमिली के साथ रहने के लिए। अब यहाँ पे 3 एडवांटेजेस क्या क्या हैं।
पहला एडवांटेज क्या है कि वो उससे अपनी फ्लाइज को उड़ा सकता है। सेकंड एडवांटेज क्या है, खाना खा सकता है। और तीसरा एडवांटेज, कुछ भी चीज़ उठा करके अपने आप को कूल बैक करने के लिए मिट्टी लगा सकता है, पानी डाल सकता है। ये स्टोरी लिखी हुई है रुडयार्ड किपलिंग द्वारा। आप लोगों ने नाम सुना है रुडयार्ड किपलिंग का, जरूर सुना होगा। अगर अभी याद नहीं आ रहा है, याद करने की कोशिश कीजिए, आपको याद जरूर आएगा। रुडयार्ड किपलिंग एक बहुत ही फेमस राइटर का नाम है और इनकी एक बहुत ही फेमस बुक है। अगली मुलाकात में जब हम मिलेंगे तो आप हमें कमेंट उसके पहले ज़रूर करके देखिएगा कि रुडयार्ड किपलिंग की सबसे फेमस बुक कौन सी है जो आपने सुनी हो या पढ़ी हो। उसके ऊपर बहुत सारे टीवी सीरियल्स भी बने हैं, आप बताइएगा ज़रूर। सो टिल देन आप इन क्वेश्चन आंसर्स को ट्राई कीजिएगा कंप्लीट करने के लिए। स्टे एट होम, बी सेफ, बी हैप्पी एंड कीप स्टडिंग। हैव अ नाइस डे।